तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक 26 के व्यूज में। तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट। हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं मापन। तो करते हैं हम इसकी शुरुआत जल्दी से। तो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर क्या रहा? मापन। तो मापन में देखते हैं फिर हमारा आगे क्या है। तो देखो, पहले पढ़ेंगे हम लोग परिचय इसका। चलिए, परिचय में क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट क्या है? किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? दो मान, दो आंकिक मान है इसके। पहला है देखो आंकिक मान और दूसरा है मात्रक, मेजरमेंट। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं हम इसको। आंकिक मान क्या होता है हमारा? पहला आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, मात्रक देख लो, यूनिट। राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। राशियां तथा मात्रक। भौतिक राशियां निम्न तीन प्रकार की हैं। ठीक है, पहली क्या है? मूल राशियां तथा मूल मात्रक। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता आदि ये मूल राशियां हो गई हमारी। ठीक है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। जो मतलब कि मूल राशियां होती हैं उनमें मात्रक जो भी यूज करते हैं तो वो मात्रक भी मूल मात्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल आदि मूल मात्रक कहलाते हैं अगर ये मूल राशियों के साथ हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की। पूरक राशियां तथा मात्रक। पूरक राशियां तथा मात्रक। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट। वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती इनकी। समझे? जैसे कि चाप हो गया, इसकी विमाएं नहीं होती। ठीक है, इन सब चीजों की विमाएं नहीं होती। वे राशियां जिनकी मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती पूरक राशियां कहलाती। तलीय कोण तथा घन कोण पूरक राशियां हैं। देखो, तलीय कोण है जो इसकी विमा नहीं होती, और घन कोण है, घन कोण की भी नहीं होती है। ठीक है, ऐसी काफी है जिनकी विमा नहीं होती तथा इनके मात्रक क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन होते हैं। ठीक है, ये देख लो एक बार आप लोग, ये इसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, देख लो एक बार इसको अच्छे से। ये देखो, आपका थीटा कोण दिया है, ये तल कोण, ये इन सब की विमा नहीं दी जाती है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मात्रकों की पद्धति। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की पद्धति। ठीक है भैया, मात्रकों की पद्धति मतलब कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों को समुच्च मात्रकों की पद्धति कहलाती है। प्रचलित पद्धतियां निम्न है, जैसे कि CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, SI पद्धति। ठीक है ना, चलिए तो CGS पद्धति पढ़ते हैं फिर हम। CGS पद्धति क्या होती है हमारी? यह पद्धति मात्रकों को गौसीय पद्धति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को सेंटीमीटर, और देखो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं इसमें। चलिए, अब MKS पद्धति क्या है? MKS पद्धति में हम देखो सीधा सीधा पढ़ लो आप। लंबाई को हम लोग किस में नापेंगे? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। ठीक है, FPS पद्धति देख लो फिर आप। FPS पद्धति में हम लोग लंबाई को किस फुट में नापेंगे
और थोड़ा फोन आ रहा था घर से, कोई बात नहीं। तो लंबाई को हम फुट में नापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे, ठीक है ना। और एसआई पद्धति में हम लोग जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति मानी जाती है अब हमारी, तो इसको हम लंबाई को ये इसमें तो देखो एसआई पद्धति सब में चलती है, ठीक है। लंबाई द्रव्यमान इसमें कुछ नहीं दिया गया, खैर चलिए तो इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से आप लोग। यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिक राशि में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति में 7 मूलभूत राशियां हैं। ये राशियां इनके मात्रक निम्न तालिका में दिए गए हैं। चलिए तो फिर पढ़ते हैं हम अपने आगे थोड़ा, जो हमारे 7 मूल वो हैं उनको देखते हैं हम। तो 7 मूल मात्रक आ गए हैं ये हमारे, तो देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से। देखो पहले शुरुआत से पढ़ो। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक, ठीक है ना। तो लंबाई के मात्रक देख लो पहले, यूनिट्स ऑफ लेंथ। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम में हमारा होता है 10 की पावर -10। कितना होता है? 10 की पावर -10, ठीक है। दूसरा, एक माइक्रोन में हमारा 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। एक सेंटीमीटर में हमारा होता है 10 की पावर -2। एक मेगामीटर में हमारा 10 की पावर माइनस, ये शायद 10 की पावर हमारा मेगामीटर में है, जो वो होता है हमारा ये 8 होता है, ठीक है, मेगामीटर में। और एक टेरामीटर में होता है 10 की पावर 12 मीटर, ठीक है। और ये नैनोमीटर में हमारा होता है 10 की पावर -9। एक मिलीमीटर में हमारा होता है 10 की पावर -3। एक किलोमीटर में हमारा 10 की पावर 3, ठीक है ना। एक गीगामीटर में 10 की पावर 9। एक प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आप थोड़ा ये इस पे क्वेश्चन बना है प्रकाश वर्ष पे, समझे। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। ये थी थोड़ी प्रकाश वर्ष वाली, हमको लगता है इम्पोर्टेंट, और हर बार आता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है ये चीज, समझे। तो अभी हमने किसके मात्रक देखे थे? द्रव्यमान के। अब हम देखेंगे किसके? वो लंबाई के देखे थे, मतलब कि लेंथ के। अब हम देखेंगे द्रव्यमान या द्रव्यमान मास के, यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। तो मास का हमारा एक माइक्रोग्राम बराबर कितना होगा? 10 की पावर -6 ग्राम। एक मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -3 ग्राम। एक ग्राम बराबर 10 की पावर -3 ग्राम। एक कुंटल बराबर कितना? 10 स्क्वायर, मतलब कि 10 स्क्वायर किलोग्राम, ठीक है। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होगा? तो 10 की पावर 3 किलोग्राम, ठीक है। अब हम यूनिट्स ऑफ टाइम देखेंगे। यूनिट्स ऑफ टाइम इस पेज में नहीं है, अगले में देखते हैं। चलिए, यूनिट्स ऑफ टाइम शायद छूट गया आपका, फिर भी हम आपको दे देंगे ये चीज नेक्स्ट पार्ट में आपको, ठीक है। चलिए, तो बर्नियर्स कैलिपर्स का अल्पतमांक पढ़ लो एक बार। ये चीज भी काफी इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं इस चैप्टर से आपके, इसलिए पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला क्या है हमारा पॉइंट? बर्नियर कैलिपर्स पैमाने के एक भाग की लंबाई कुछ पैमाने में एक भाग की लंबाई से कम होती है, मतलब कि समझ रहे। बर्नियर पैमाने में बर्नियर्स का जो एक पैमाना होता है उसके एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। दूसरा जो मुख्य पैमाना है उससे लंबाई कम होती है, ठीक है। इसके अंतर को बर्नियर्स का अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है। यदि बर्नियर्स पैमाने के n भाग
मुख्य पैमाने के n-1 भागों के बराबर है, तब वर्नियर पैमाने का एक भाग मुख्य पैमाने के n-1/n भाग हो जाएगा। ठीक है, अल्पतमांक बराबर हो जाएगा मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग। ठीक है, इक्वल में हमारा क्या आएगा, मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस मुख्य पैमाने के एक भाग n-1/n भाग। ठीक है, तो वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक का जो सूत्र रहेगा, तो मुख्य पैमाने के भाग की एक भाग की लंबाई अपॉन वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इतना। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीध में ना हो तो यह दोष शून्यांक त्रुटि कहलाता है। ठीक है, प्रेक्षित लंबाई बराबर मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक। वास्तविक लंबाई बराबर क्या होगा, प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक के ओर बढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। अगर आपको समझ में आया होगा तो चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, पेंच मापी। ठीक है, ये टॉपिक में इस टॉपिक मतलब कि चैप्टर में ज्यादा टॉपिक नहीं है, उतने छोटा सा ही चैप्टर है, तो इसी पार्ट में हो जाएगा आपका ये कवर पूरा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो पेंच मापी क्या है, पेंच मापी बहुत छोटी लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंच के सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी विस्थापित होती है उसे पेंच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। ठीक है, साधारण पेंच मापी को चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। पेंच मापी का अल्पतमांक पेंच का चूड़ी अंतराल अपन गोलीय पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। ये चीज आपको थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे उदाहरण हम, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी थोड़ा आप थ्योरी है, इसको सुनना पड़ेगा आपको, और आप लोग अपने से भी पढ़ते चले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी आप पढ़ते रहे। और इसका जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको हर एक पीडीएफ नोट्स हर चीज मिलती रहे, और टाइम पर वीडियो कंटेंट की हमारे नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को, और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और इस चैनल पे हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की बेहतर तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल को ज्वाइन जरूर करें। वीडियो लाइक शेयर अपने दोस्तों में करते रहे, जिससे कि आप और आपके दोस्त एक ही कॉलेज में मिलकर अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके, समझे। चलिए तो हम अपने बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पेंच मापी द्वारा प्रेक्षित माप क्या होगी, इक्वल मुख्य पैमाने की माप प्लस तृतीय पैमाने का आधार रेखा से मिलाने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक की माप प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यथार्थ सीमा ये थोड़ा पढ़ लो, ये भी जरूरी है। किसी यंत्र की यथार्थता की सीमा उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके द्वारा मापी गई माप उतनी ही यथार्थ होगी। ठीक है भाई साहब, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ो। फिर सार्थक अंक, भैया सार्थक अंक ये चीज थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ये चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग खुद से भी पढ़ लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी, और आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके रिजल्ट के लिए भी, समझे। तो ये आप खुद से पढ़ो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा समझा दूं फिर आप पढ़ें तो और ही ज्यादा बेहतर रहेगा वो। इसलिए आप एक बार हमसे पढ़ लें और थोड़ा बुक पे भी नजर मार लेना आप अपने मन से थोड़ा, समझे। चलिए तो हम पढ़ते हैं फिर इसको। सार्थक अंक नोट्स भी बनाते चलो, जिससे कि आप बाद में वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े आपको।
परेशान ना होना पड़े एग्जाम टाइम में, समझे, इसलिए नोट्स भी बनाते चले। चलिए तो हम सार्थक अंक को पढ़ते हैं, अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए अग्रलिखित बातें ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट है मतलब। चलिए अब हम सार्थक अंकों को देखते हैं। पहले एक बार, अगर 10 घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे देख लो आप 8.2, अगर 8.2 इंटू 10 की पावर 2 है, ठीक है, 10 की पावर 2, तो इसमें हमें दिखाना है कि सार्थक अंक कितने हैं। तो इसमें ये 10 की पावर है, जो 10 की पावर, तो इसका इसमें कोई महत्व नहीं होता 10 की पावर का। ठीक है, इसमें इसका कोई महत्व नहीं होता। इन अंकों को गिनो और ये ही आपके क्या होंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यही आपके सार्थक अंक होंगे। इसको क्या बोलते हैं, देखो एक बार अच्छे से बताते हैं। ये है, इस 10 की पावर को भूल जाओ आप कि 10 की पावर है भी या नहीं है। ठीक है, तो आपके सार्थक अंक क्या होंगे, 2 ही होंगे, ये 8 और 2। ये आपके सार्थक अंक कितने हैं, 2 है सार्थक अंक। ऐसे ये क्वेश्चन ये है, तो इसमें भी 10 की पावर है, इसको भूल जाओ कि नहीं है, छुपा दो, ये समझ लो इसमें भी 2 ही है सार्थक अंक। तो ठीक है, तो इसमें मतलब कि देखो आप पढ़ो, आप समझ में आएगा शुरू से, यहां से। ठीक है, यहां से पढ़ो, 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप समझ गए होंगे। अब आशा करते हैं आपको अब समझाने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं फिर दूसरे पॉइंट की ओर, दूसरे एग्जाम्पल की ओर। 2 अशून्य अंकों के बीच, अब पॉइंट है हमारा ये वाला, 2 अशून्य, रुकना थोड़ा, पेज निकल गया आपका। चलिए, 2 अशून्य अंकों के बीच सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, 2 अशून्य अंक या 3 अशून्य अंक बीच में है, उसके पहले कोई अंक है, तो उन्हें सभी को सार्थक अंक मानेंगे हम। ठीक है ना, सभी को क्या मानेंगे, सार्थक अंक मानेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 50.002, यहाँ अंक है ना पहले 5, फिर 0 है बीच में, इधर भी अंक है, तो हमारे सार्थक अंक कितने हुए, इनको सबको गिना जाएगा। ठीक है ना, क्या किया जाएगा, सबको गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। अगर तो हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे कितने, 5, 1 2 3 4 5 हुए हमारे सार्थक अंक। इसके अलावा अगर यहाँ 0 है ना, यहाँ 6 होता अगर आपका, तब भी हमारे ये 2 अंक हैं सार्थक अंक में काउंट होते, ये 0, तब भी हमारे सार्थक अंक 5 ही होते। अगर यहाँ भी 6 होता, ठीक है ना, तब भी हमारे सार्थक अंक 5 ही होते। चलिए अब सार्थक अंक का दूसरा रूल भी पढ़ लीजिए आप लोग। दूसरा रूल क्या है, यदि ये वाला, यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक हो है, तो दशमलव के तुरंत बाद एक के शून्य अंक को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। देखो अब एग्जाम्पल देख लो आप अपना, ये वाला, उसने क्या किया, यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक, ठीक है, दशमलव है, इसके पहले क्या है, शून्य अंक, अशून्य अंक तो नहीं है ना, शून्य अंक है, अशून्य नहीं है। ठीक है, तो दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंक को छोड़कर, इसको छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है, इस अंक को भूल जाओ, सभी सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि ये 0 2 4, तो हमारे कितने सार्थक अंक होंगे, 3 होंगे हमारे भैया सार्थक अंक। कितने होंगे सार्थक अंक, 3 होंगे। ठीक है ना,
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपके सार्थक अंक 3 नहीं होंगे। इसमें क्या लिखा है, तो यदि दशमलव के पहले अशून्य अंक नहीं है तो इसको भूल जाओ, ठीक है, शून्य अंक नहीं। तो दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंक को छोड़कर दशमलव के बाद ये शून्य अंक है, इसको भी छोड़ दो अब। तो सभी सार्थक अंक होंगे, मतलब कि 2 होंगे आपके सार्थक अंक, ठीक है। थोड़ा मिस हो जाता है, इंसान से ही होता है मिस, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। फिर अब हमारा दूसरा पॉइंट है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि दशमलव से पहले अशून्य अंक, ठीक है, तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं, ठीक है भाई साहब। यदि दशमलव है, ये देखो ये है दशमलव, आप लोग गौर से देखो एक बार अच्छे से, यहाँ दशमलव है ये, इसके तुरंत क्या बोला है, पहले कोई अशून्य अंक मतलब कि शून्य नहीं है, ठीक है, तो ये है 8 हमारा। इसके बाद दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं, तो ये सारे शून्य अंक हैं जो हमारे सार्थक अंक में आएंगे, ठीक है ना, ये हमारे सभी सार्थक अंक में आएंगे। जब अगर पहले कोई शून्य अंक ना हो, अशून्य अंक हो, तो सभी दशमलव के बाद सार्थक अंक में आएंगे, मतलब कि ये भी सार्थक, पूरा सार्थक अंक में आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे हमारे, 3 2 5 6 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसमें देखो दशमलव के बाद पहले अशून्य अंक है, फिर इसमें, तो ये हमारे सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। 10 की पावर का कोई इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमारे 4 हो जाएंगे सार्थक अंक, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यही सार्थक अंक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी सब ये चीज तो एग्जाम में नहीं आता। खैर ये वाला आपका जोड़ने घटाने वाला आपका सार्थक अंक, उतना मैंने कई सालों से मैं देख रहा हूँ, ये सार्थक अंक आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया। खैर अभी तक नहीं फंसा है आपके एग्जाम में, इसलिए इस बार भी नहीं आएगा। खैर इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती फिलहाल, ये कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं जो उसमें पड़ती है इसकी। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो आपका क्या है इसमें दूसरा टॉपिक आपका सार्थक अंक के बाद मापों में त्रुटियां। क्या है आपका दूसरा टॉपिक, एरर इन मेजरमेंट, ठीक ना। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की टॉपिक की ओर। तो क्या किसी भी मात्रक, किसी भी मापक यंत्र के द्वारा मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है, जिसे हम त्रुटि कहते हैं। जैसे हम किसी की हाइट माप रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पॉइंट, थोड़ा बहुत पॉइंट का एरर होता है, मतलब कि आज तुमने मापा तो 12.5 था, कल मापा तुमने को 12.4 मिला आपको, तो थोड़ा 1 पॉइंट का एरर हुआ कि नहीं, तो इसे हम त्रुटि कहते हैं, ठीक है, एरर क्या कहेंगे, इसे हम त्रुटि कहेंगे। ये मूलतः त्रुटि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है यंत्रागत त्रुटियां, दूसरी होती है प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता, तीसरी व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। कौन सी होगी हमारी तीसरी, व्यक्तिगत त्रुटि। तो चलिए इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। यंत्रागत त्रुटि, ये त्रुटि यांत्रिक अपूर्णता से संबंध है, ठीक है। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, प्रयोग के दौरान बाह्य कारणों द्वारा जनित त्रुटियां इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटि, प्रयोगकर्ता की अपूर्णता व्यक्तिगत त्रुटि का कारक है, ठीक है ना। त्रुटि आपकी यही छोटी सी थी टॉपिक, त्रुटि का टॉपिक। चलिए तो अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं आपका। हाँ, त्रुटि, यही त्रुटि का थोड़ा और रह गया है आपका, निरपेक्ष आपेक्षिक एवं प्रतिशत त्रुटि। ये त्रुटि थोड़ा समझ लो। माना किसी राशि के n मापनों का मान क्रमशः a1 a2 a3 ... an
है तो निरपेक्ष त्रुटियां क्या होंगी हमारी? तो निरपेक्ष त्रुटि होंगी डेल्टा A1 इक्वल A1 माइनस ए, या डेल A2 A1 A2 माइनस ए, डेल A3 माइनस ए, ये आपका माध्य होगा। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी अब हमारी? आपेक्षिक त्रुटि होगी हमारी डेल ए अपॉन ए, डेल ए इक्वल डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल ए एन अपॉन एन हो जाएगा। तो हमारा निकल आएगा क्या? ए एन का मान निकल आएगा। ठीक है ना, तो बस ये भी टॉपिक छोटा ही सा था हमारा। अब क्या है? परिमाण की कोटि एवं कोटिमान। ठीक ना, चलो इसको भी थोड़ा रीड करते हैं। परिमाण की कोटि एवं कोटिमान, यह किसी परिमाण को सुगमता व सुलभता के दर्शाने के उद्देश्य से कार्य सहायक होता है। यदि किसी परिमाण को निम्नांकित तरीके से लिखा जाए a इंटू 10 की पावर b, जहां 1 इक्वल a ग्रेटर देन 10 तथा b एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 10 की पावर b उपरोक्त परिमाण की कोशिकाएं होगा, जिसमें से b परिमाण का कोटिमान कहलाएगा। उदाहरण, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो ये आपकी परिमाण एवं कोटिमान थी। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, तो चलिए अब हम लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन, जिससे कि आपने अभी तक जितना भी थ्योरी पढ़ा है, क्या किया है? आपने जितना भी थ्योरी पढ़ा है तो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा कि हमने आपको क्या बताया। ठीक ना, चलिए तो ये हमारा क्या है अब क्वेश्चन। बालू के कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10 की पावर -4 है। ठीक ना, तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में क्या होगी भैया? एंगस्ट्रॉम में, मीटर में दिया पहले तो ये देख लो। ठीक ना, मीटर में दिया तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है? 10 की पावर -10, 10 की पावर कितना एंगस्ट्रॉम होता है जल्दी बताइए पहले। तो 1 मीटर में हमारा 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, कितना? 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें से जो बालू के कण की त्रिज्या है तो उस एंगस्ट्रॉम में से घटा देंगे, तो हमारा चलिए देखते हैं फिर क्या निकलता है आंसर। 1.6 1.6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 10, तो इंटू में हमारी घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये प्लस मान लो। ठीक है ना, ये हमारा प्लस, तो प्लस -10 होगी जब पावर हमारी, तो क्या निकल के आएगा हमारा? तो हमारा निकल के आएगा 10 की पावर 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देख लो एक बार। एक आप क्वेश्चन में आपका सॉरी यार 10 की पावर 4 दिया था, वही मैं थोड़ा मिस कर गया, कोई बात नहीं। यहाँ 10 की पावर आप लोग 4 कर लो। ठीक है, तो यहाँ हमारा 10 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 10 की पावर
6 आएगा। यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं भैया, कितने होते हैं 1 मिनट में माइक्रो सेकंड? जल्दी बताइए, जिन जिन को आ रहा है ये आंसर आपको जल्दी बताइए, जैसे जैसे भी आ रहा हो। 1 मिनट में माइक्रो सेकंड कितने होते हैं? तो 1 मिनट में हमारे माइक्रो सेकंड होते हैं 6 × 10⁷ ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी? तो 1 मीटर लंबाई में हमारे जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी अपना आंसर दें और हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको डेली सुबह से पढ़ा करो आप लोग और इसको कॉपी में नोट भी कर लें आप लोग। ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁶ नैनो सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा भैया? नैनो सेकंड में बोला, पहले तो नैनो सेकंड कितने होते हैं हमारे, जल्दी बताओ। नैनो सेकंड कितने होते हैं 1 मीटर में? तो चलिए पहले नैनो सेकंड क्लियर कर लो। 1 मीटर में हमारे कितने नैनो सेकंड होंगे? इक्वल नैनो सेकंड होते हैं हमारे 1 मीटर में भाई साहब 10⁻⁹। ठीक ना। कितने होते हैं? 10⁻⁹। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 10 की पावर नैनो सेकंड है जो आपकी -9 इंटू 10⁻⁻6 दी गई है हमें, उसको लिख देंगे यहाँ और इन दोनों को ऐड कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा इक्वल में आंसर हमारा क्या आएगा? 10⁻15। ठीक है। यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को जूम कर लें जिससे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से दिखेगा। तो किसी तारे की पृथ्वी तक आने में 5 वर्ष तारे को पृथ्वी तक आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में कितनी होगी भैया? ठीक। चलिए तो पहले तो ये देखो आप लोग कि जो क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लें इस बार, थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तारे से पृथ्वी तक की प्रकाश, ये क्वेश्चन पढ़ो, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 5 वर्ष लगता है। ठीक है। तारे से, फिर तारे की पृथ्वी से दूरी, अब दूरी ज्ञात करने 5 वर्ष लग जाता है उसको आने में। तो तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय कितना होगा? 5 वर्ष। समय लिख लो यहाँ, समय समय कितना हो लगेगा? समय लग गया हमारा 5 वर्ष। ठीक है। अब क्या होगा, पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से तारे की दूरी। ठीक है। पृथ्वी से तारे की दूरी निकालना है ना। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है हमारा? चाल गुणे समय।
क्या होता है हमारा, चाल गुणे समय। जल्दी जल्दी देख लो थोड़ा। तो चाल गुणे समय, तो चाल हमारी क्या हो गई, चाल हमारी कितनी होगी बताइए जल्दी से। सभी लोग अपना अपना आंसर जल्दी से इसका दे दें जल्दी से। तो पृथ्वी तक की चाल हो, पृथ्वी की चाल क्या होती है, त्रिज्या मतलब की दूरी आदि। वैसे ही तो हमारी वो क्या होती है, 3 पॉइंट। नोट करते चलो सब लोग, किसी को नहीं पता, मुझे पता है ये चीज, आप लोगों को नहीं पता। 3.3 पॉइंट नहीं है यहाँ। 3 × 10⁸ यहाँ 10⁸ ठीक है, इंटू आने में कितना टाइम लगा, 5 वर्ष। ठीक है, एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 इंटू 365 मतलब, और फिर एक दिन 365 दिन होते, तो एक दिन में कितने घंटे होते, 24। ठीक है, अब इंटू 24 घंटे में, 24 घंटे होते एक दिन में, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। इंटू 60, जब 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब इन सभी का आप लोग इंटू कर दीजिए, तो हमारा फाइनल क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, हमारा फाइनल आ जाएगा 4.73 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि उसने किलोमीटर में बोला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4.73 इंटू 10⁻, यही हमारा क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, जो चीजें आपकी छूटी होंगी वो कवर करवा देंगे, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व भी करा देंगे, ठीक ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि हम इस जो भी आपको पढ़ा रहे हैं इस चीज की सबकी पीडीएफ बना के भेज देते हैं, ठीक ना, विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम का नाम है हमारे पॉलीटेक्निक 26 के व्यूज के नाम से, आप चैनल पर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर हमारा ये चैनल, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप जैसे ही जाएंगे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो पहले मिले, ठीक ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं बाद में अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ।